हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड सेल इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्म किसी सेल के कौन से पार्ट को बोलते हैं? तो साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म which lies in between the cell membrane and nuclear membrane और nuclear envelope। यानी अगर मैं ये एक सेल की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, एनिमल सेल है, जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेल के अंदर जो है, क्योंकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस लाइज इन द सेंट्रल पार्ट, और न्यूक्लियस की कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि बाइलेयर्ड होती है, यानी उसमें दो लेयर्स होती हैं और बीच बीच में ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर एनवेलप होगी, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के इन बिटवीन ये जो पोर्शन है सारा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म is the part of the protoplasm which lies in between the cell membrane and nuclear envelope। तो न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के इन बिटवीन जो ये रीजन है प्रोटोप्लाज्म का, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 डिफरेंट रीजन्स एंड दीज 3 रीजन्स आर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, सेल इंक्लूजन्स एंड सेल ऑर्गेनेलीज और सेल स्ट्रक्चर्स। तो 3 जो ये पार्ट हैं साइटोप्लाज्म के, इनमें फर्स्ट पार्ट है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। देखो, जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, इट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट इज आल्सो नोन एज हाइलोप्लाज्म, इसको हम हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं। एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस एंड ऑफ क्रिस्टैलो-कोलाइडल नेचर। ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, यानी साइटोप्लाज्म के 3 डिफरेंट पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो आउट ऑफ दीज 3 पोर्शंस द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज ट्रांसपेरेंट, होमोजीनियस and is made up of crystallo-colloidal substances, or it is of crystallo-colloidal nature। तो इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, या इसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोल रहे हैं। फर्दर इसके बारे में अगर बात करें तो cytoplasm is further differentiated into 2 different regions। ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है, इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 2 डिफरेंट रीजन्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का वो पोर्शन जो सेमी सॉलिड होता है, पूरी तरह से ना लिक्विड है ना सॉलिड है, सेमी सॉलिड नेचर का होता है, and which occurs in the peripheral region, यानी towards the cell membrane, जो पेरिफेरल पार्ट की तरफ लाई करता है और सेमी सॉलिड नेचर का होता है। सेमी सॉलिड नेचर होने के कारण इसको हम प्लाज्मा जेल बोलते हैं, प्लाज्मा जेल। और दूसरा पोर्शन जो होता है which lies in the सेंट्रल रीजन, यानी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सेंटर की तरफ जो लाई करता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का पोर्शन, विच इज सॉल्यूशन लाइक और विच इज लिक्विड इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा सोल। तो पेरिफेरल पोर्शन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का कैसा है? सेमी सॉलिड। और बीच वाला हिस्सा कैसा है? सेंट्रल पार्ट कैसा है? लिक्विड इन नेचर। पेरिफेरल रीजन को प्लाज्मा जेल
और सेंट्रल पार्ट को प्लाज्मा सोल, सिंपली जेल एंड सोल बोल देते हैं। और इसी तरह से साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो पेरिफेरल हो और प्लाज्मा जेल का बना हुआ हो उसको हम एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, यानी आउटर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज एक्टोप्लाज्म, whereas the central portion of the cytoplasm in which cytoplasmic matrix is of solid nature और liquid nature, उस पोर्शन को साइटोप्लाज्म के हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। तो ऐसे साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सोल एंड जेल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। एक्टोप्लाज्म, पेरिफेरल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, and central part of the cytoplasm is known as endoplasm. Next is the cytoplasm of different cells show streaming movement, or cytoplasm of different cells show a special kind of movement which may be in clockwise direction or anti-clockwise direction, and this kind of movement is known as cyclosis or streaming movement. Cyclosis और streaming movement, यानी ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक खास किस्म की मूवमेंट शो करता है जो कि फर्दर आगे दो तरह की हो सकती है, आइदर रोटेशनल और रोटेशन काइंड की या सर्कुलेशन काइंड की। रोटेशन काइंड की साइक्लोसिस किसको बोलते हैं? जैसे अगर मान लो ये कोई प्लांट सेल हो, जैसे ये प्लांट सेल की सेल वॉल है मान लो, और ये आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके अंदर, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में ये सेंट्रल वैक्यूल है, और न्यूक्लियस एक साइड को शिफ्टेड रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल्स। तो सेंट्रल वैक्यूल के अराउंड साइटोप्लाज्म क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये मूवमेंट शो करता है इसको हम रोटेशन बोलते हैं। Whereas in various other cells, कई सेल्स में क्या होता है, छोटे छोटे कई वैक्यूल्स होंगे, तो हर एक वैक्यूल के इर्द गिर्द डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट्स अगर हो रही हैं साइटोप्लाज्म की, ऐसे साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है किसी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सिंगल सेंट्रल वैक्यूल के इर्द गिर्द ही अगर मूवमेंट हो रही है देन इट इज रोटेशन। और अगर डिफरेंट वैक्यूल्स के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देन इट इज नोन एज सर्कुलेशन। तो साइक्लोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डिफरेंट सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता रहता है, इसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय एमिकी इन 1818 में इसने इसको ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, इसके बाद ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है जो कि फर्दर दो तरह का है, प्लाज्मा जेल एंड प्लाज्मा सोल, ये जब जेल और सोल एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि दिस कन्वर्जन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोसिस। यानी कोई ये पूछ ले कि साइक्लोसिस किस कारण से होती है, तो साइक्लोसिस अकर्स ड्यू टू दी चेंज ऑफ जेल इनटू सोल रीजन एंड वाइस वर्सा। यानी जेल सोल में या सोल जेल में अगर ये रीजन एक दूसरे में चेंज होते हैं तो फिर साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होती है साइटोप्लाज्म की वो होती है, और ये फर्दर दो तरह की है, रोटेशन या सर्कुलेशन काइंड की। नेक्स्ट है फंक्शंस। तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो साइटोप्लाज्म या इवन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो है ये साइट है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की। यानी अलग अलग किस्म की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं
वो साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर जो हैं वो होती है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। अब वो सब्सटेंसेस यूजफुल भी हो सकते हैं या वेरियस काइंड के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, तो उन सब की मूवमेंट के लिए ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट है, साइक्लोसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो साइटोप्लाज्म में एक तो वेरियस रिएक्शंस की साइट ये एक्ट करता है। दूसरी बात क्या है कि यहां पे साइक्लोसिस के कारण डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर हीट की डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म टू द अदर पार्ट। तो ये अलग अलग तरह के कुछ फंक्शंस हैं साइटोप्लाज्म के। नेक्स्ट आते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गया, उसकी हमने बात कर ली कि उसकी दो तरह की नेचर होती है और उसके बेसिस के ऊपर फिर साइटोप्लाज्म की भी दो टाइप्स हो जाती हैं, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। नेक्स्ट है सेल इंक्लूजन्स। देखो सेल इंक्लूजन्स क्या हैं, तो दीज आर नॉन लिविंग। देखो दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक और एक होते हैं ड्यूटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब है लिविंग और ड्यूटोप्लाज्मिक का मतलब है नॉन लिविंग। तो सेल इंक्लूजन्स आर द नॉन लिविंग और ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द सेल। किसी भी सेल के अंदर जो नॉन लिविंग या ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस हैं, दे आर कॉल्ड एज और दे कंस्टिट्यूट द सेल इंक्लूजन्स। उनको हम सेल इंक्लूजन्स में रखते हैं। दे आर आल्सो नोन एज एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस। इनको हम एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं, ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज एर्गेस्टिक सब्सटेंसेस। और इनकी पहचान क्या है, तो दे डू नॉट शो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन। दे डू नॉट शो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन। ये इनमें ना तो ये ग्रो करते हैं ना मल्टीप्लाई करते हैं। एंड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं और उनमें मैं अगर एग्जांपल दूं तो जैसे वेरियस काइंड के वैक्यूल्स, ये सेल इंक्लूजन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब वैक्यूल्स में अगर मैं बात करूं तो वैक्यूल्स में क्या आ जाएंगे, जैसे कोई लिक्विड कंटेनिंग वैक्यूल जिनको हम सैप वैक्यूल बोलेंगे। वाटर यानी ये जो सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स के अंदर, वो भी एक किस्म का सैप वैक्यूल ही है। तो सैप वैक्यूल्स, इसके अलावा और अगर बात करें तो इसमें फूड वैक्यूल्स आ जाते हैं, जो कि वेरियस प्रोटोजोआ और बाकी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एल्गा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर वैक्यूल्स में गैस वैक्यूल्स भी आ जाते हैं, जिनमें एयर फिल्ड रहती है, जिनको हम गैस वैक्यूल्स का नाम देते हैं। तो वेरियस काइंड के वैक्यूल्स ये इंक्लूडेड हैं सेल इंक्लूजन्स के अंदर। फिर आगे रिजर्व फूड मटेरियल्स या स्टोरेज प्रोडक्ट्स। प्लांट सेल्स में स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हैं, एनिमल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं, फंजाई के अंदर ग्लाइकोजन है। फिर डिफरेंट सेल्स के अंदर इनोलिन, एक वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड होता है, वो भी प्रेजेंट हो सकता है, डहेलिया वगैरह में जैसे। तो रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे या स्टोरेज प्रोडक्ट्स के तौर पे भी जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ वेरियस सेल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो भी सेल इंक्लूजन्स के अंदर इंक्लूडेड है। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी सेल्स। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर मैं एनिमल सेल्स में बात करूं तो जैसे अमोनिया है, यूरिया है, या इसके अलावा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में कई किस्म के और सब्सटेंसेस आ सकते हैं, तरह तरह के, जिसमें एक्सक्रीटरी और नाइट्रोजीनस भी और नॉन नाइट्रोजीनस प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। फिर सेक्रीटरी प्रोडक्ट्स में अगर बात करें
तो सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स में जैसे लेटेक्स है, टेनिन्स हैं, अल्केलाइड्स हैं डिफरेंट काइंड्स के, इसेंशियल ऑयल्स हैं। तो ये सब जो हैं सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट या रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे जो प्रेजेंट है, वैक्यूल्स हैं तरह तरह के, या इवन मिनरल मैटर। मिनरल मैटर कैसे? जैसे डिफरेंट प्लांट्स के सेल्स के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे सिस्टोलिथ्स वगैरह, रेफेड्स वगैरह या सफेरेफेड्स वगैरह, ये इस तरह के कई क्रिस्टल्स जो हैं, सिलिका वगैरह भी डिपॉजिट हो सकता है डिफरेंट ग्रासेस के सेल्स के अंदर। तो हमारे पास ये कई तरह के जो हैं ये मिनरल मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो सकती है। ऑल दीज मटेरियल्स, वैक्यूल्स, रिजर्व फूड मटेरियल्स, excretory, secretory products and mineral matter, they all are included in cell inclusions. लास्ट में जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, एक तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गया, एक हो गया सेल इंक्लूजन्स, और लास्ट में हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज की। तो सेल ऑर्गेनेलीज आर दी लिविंग, इनको हमने बोला था नॉन लिविंग, तो दीज आर लिविंग और प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। These are the living or protoplasmic substances which are present in the cytoplasm of various cells. अलग अलग सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिविंग मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, which are capable of growth, और कभी कभार मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है उनमें, सब में नहीं, लेकिन ग्रोथ तो होती है। तो these are living or protoplasmic substances which are capable of growth. They are called as cell organelles and they have specific shape. इनकी specific shape होती है, इनकी कोई specific shape नहीं है। Cell inclusions के अंदर most of the substances जो हैं they do not possess specific shapes. कुछ की हो सकती है, सबकी नहीं, लेकिन cell organelles जो हैं इनकी definite shape होती है और ये ग्रो कर सकते हैं और ये लिविंग या प्रोटोप्लाज्मिक नेचर के होते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हो सकती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन इसमें मोस्टली जैसे राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये डिफरेंट काइंड की जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज में इंक्लूड करते हैं। तो नेक्स्ट लेसन में, चैप्टर में हम बात करेंगे वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। थैंक यू वेरी मच।